नमस्कार, लोकतंत्र में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे तीसरे मोर्चे की। हम बात करेंगे शरद पवार के उस बयान की जिसमें उन्होंने कांग्रेस को कोसा। शरद पवार ने कांग्रेस को लेकर क्या कहा, कांग्रेस के बिना कैसे तीसरे मोर्चा मजबूत होगा। ओम प्रकाश चौटाला के मंच पर नीतीश कुमार आएंगे तो बीजेपी जेडीयू गठबंधन पर क्या असर पड़ेगा और क्या बिना क्षेत्रीय शत्रप के ही मोदी के खिलाफ मजबूत मोर्चा बनेगा। तीसरे मोर्चे की बात हो रही है, लेकिन नेता कौन होगा ये कौन बताएगा। तीसरे मोर्चे की कवायद को लेकर उठ रहे हैं कई सवाल, इसका जवाब जानेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखें। लोकसभा चुनाव अभी भले ही, लेकिन सियासी पार्टियां मोदी के खिलाफ मोर्चा बनाने की वोट में लगी है। थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिशें तेज, मोदी विरोधियों को एक मंच पर लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोशिश हमेशा ही अधूरी रह जाती है। पश्चिम बंगाल में मोदी को मात देने वाली ममता हर उस पार्टी को फ्रंट में शामिल करने चाहती है जो मोदी विरोधी है। हरियाणा के सीएम रहे ओम प्रकाश चौटाला, डिप्टी पीएम रहे चौधरी देवलाल जयंती पर इनेलो जिंद में 25 सितंबर को रैली कर एक बार फिर विपक्षी एकता में दम भरने की कोशिश की, लेकिन इस रैली में कई पार्टियां जिसका क्षेत्रीय स्तर पर बड़ा जनाधार है वो शामिल नहीं हो रही। वैसे इस रैली में बीजेपी की मदद से मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा, शरद पवार और पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश बादल समेत तमाम दिग्गज हिस्सा लेंगे। चौटाला का मानना है कि समान विचारधारा वाली पार्टियों को साथ आना चाहिए। जिंद रैली में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को न्योता नहीं किया गया है। वजह है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव एक मंच पर नहीं जुड़े। ओम प्रकाश चौटाला का कहना है कि भाजपा और कांग्रेस से निराश देश की जनता अपने बेहतर भविष्य के लिए तीसरे मोर्चे के गठन का बेसब्री से इंतजार कर रही है। चौटाला तीसरे मोर्चे का ख्वाब तो देख रही है, लेकिन जैसे समीकरण देखिए तो तीसरे मोर्चे के राह में कई रोड़े हैं। सबसे बड़ा रोड़ा स्थानीय राजनीति है, जिस नीतीश को लेकर तीसरे मोर्चे की परिकल्पना की जा रही है वो पहले से बीजेपी के साथ बिहार की गठबंधन सरकार चला रही है। शरद पवार की पार्टी महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ सरकार में, खुद चौटाला की पार्टी में अब इतना दम नहीं रहा है कि वो राजनीतिक उलटफेर कर सके। हरियाणा में इनेलो दो पार्टियों 2019 की विधानसभा चुनाव में इनेलो को महज एक सीट मिली, जबकि इनेलो से अलग होकर बनी जननायक जनता पार्टी ने 10 सीटें जीती। इसके बाद जेजेपी सरकार में शामिल हो गई और दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बने, यानी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी अपने ही सूबे में खुद बेदम हो गई। ऐसे में वो बीजेपी के खिलाफ खड़े होने का साहस करने वही काफी है। अब सवाल है कि चौटाला के मंच पर जो पार्टियां आएगी वो इतनी समझ रखती हैं कि बीजेपी के रथ को रोक पाएंगी। बिना कांग्रेस, बिना समाजवादी, बीएसपी और साउथ की सियासी पार्टियों को जोड़े कैसे मोदी का मुकाबला कर सकते। न ही तीसरे मोर्चे में कोई नेता तय है। पीएम पद के लिए दर्जनों उम्मीदवार निकल जाएंगे। इसीलिए बीजेपी अक्सर तंज कसती है विपक्ष के सभी नेता पीएम की रेस में हैं और देश में पीएम पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं। सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस के बगैर तीसरे मोर्चा एनडीए का मुकाबला कर पाएगा। अगर कांग्रेस अलग गठबंधन के साथ चुनाव को करती है तो फिर विपक्षी एकता का क्या होगा। शरद पवार कांग्रेस को नसीहत दे रही हैं कि वो अहंकार छोड़े। एक कार्यक्रम में शरद पवार ने कहा है कि एक समय था जब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कांग्रेस थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये तथ्य स्वीकार करने की मानसिकता कांग्रेस के अंदर जब होगी तब नजदीकी अन्य विपक्षी दलों के साथ बढ़ जाएगी। शरद पवार का संकेत साफ है कि अगर उसे बीजेपी के खिलाफ लड़ना है और विपक्षी एकता मजबूत करनी है तो ज्यादा मोल भाव नहीं करें। लेकिन क्या कांग्रेस शरद पवार की सलाह मानेगी? दरअसल कांग्रेस को भी पता है कि अगर वो झुकी या कमजोर पड़ी तो पीएम पद से उसे समझौता करना पड़ सकता है, जिसे कांग्रेस कभी नहीं मानेगी। ऐसे में कांग्रेस के बगैर तीसरे मोर्चे की कल्पना संभव नहीं है। मोदी विरोधी पार्टियां बातें तो जरूर करती हैं, लेकिन जब अपने हित की बात आती है तो अलग अलग दिखाई देती है। जून में शरद पवार ने भी तीसरे मोर्चे की कवायद में तमाम नेताओं से मुलाकात की। तेजस्वी यादव भी कह चुके हैं कि कांग्रेस के बगैर विपक्ष एकता का कोई मतलब। अब सवाल है कि क्या कांग्रेस बीजेपी को रोकने के लिए सही
दलों के साथ आएगी? क्या कांग्रेस अपने हित को छोड़कर मिश्रित पार्टियों को आगे बढ़ने देगी? क्या चुनाव आते आते तीसरे मोर्चे तक निकल जाएगा या बीजेपी विरोधी पार्टियां एक मंच पर आएगी? जी हाँ, तो आपको बता दें कि तीसरे मोर्चे की कवायद एक बार फिर से तेज हो गई है और तीसरे मोर्चे की कवायद के मद्देनजर आपको बता दें कि जिस तरह से एक ही मंच पर क्या एकजुटता दिखा पाएंगे तमाम और विपक्षी नेता, ये एक बड़ा सवाल बन जाता है। तीसरे मोर्चे में कितना दम है, ये भी वाकई बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार तीसरे मोर्चे की बात तो की जाती है लेकिन उतना दमखम दिखाई नहीं देता है। आज इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अजय उपाध्याय जी जुड़ गए हैं, स्पोक पर्सन है कांग्रेस के। साथ ही विजय खेरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्पोक पर्सन है बीजेपी के। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्पोक पर्सन है एनसीपी के। और साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त शोमित घोष जी जुड़ गए हैं, लीडर हैं टीएमसी के। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ पर आपसे है, आप बताइए सर मुझे, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, तीसरे मोर्चे की कवायद की बात कहीं ना कहीं की जाती है शरद पवार की तरफ से भी। क्या तीसरा मोर्चा बनना संभव है? क्योंकि इतिहास गवाह रहा है जब जब तीसरा मोर्चा बना है सफल तो नहीं हो पाया। नेहा जी, देखिए कि अभी इस देश में तीसरा मोर्चे का कोई मुद्दा ही नहीं है। इस देश में तीसरा मोर्चा नहीं बनेगा। एक मोर्चा होगा भारतीय कांग्रेस भाजपा का, और एक मोर्चा होगा भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए जितने राजनीतिक दल हैं उनका। ये तीसरा मोर्चे का जो कंसेप्ट है ये एक्चुअली 1989 में आया था, जिस समय की कांग्रेस और बीजेपी से अलग हटकर जो राजनीतिक दल थे उन्होंने अपने आप को इकट्ठा करके और एक राजनीतिक ताकत बनाने का काम किया। अभी देश के जो राजनीतिक हालात हैं उनमें ये चीज संभव नहीं है कि कोई तीसरा मोर्चे का गठन हो पाए, क्योंकि जितने राजनीतिक दल हैं वो इस बात से सहमत हैं कि भारतीय जनता पार्टी से यदि हमको संघर्ष करना या उनको सत्ता से हटाना है तो सारे राजनीतिक दलों को जो उनकी विचारधारा से सहमत नहीं है उनको एक होना पड़ेगा। ठीक है, तो तीसरे मोर्चे की बात से मैं सहमत नहीं हूँ। अब ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर शोमित जी आपसे है तीसरे मोर्चे की, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर आपसे ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल इसलिए भी बनता है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 25 सितंबर को होने वाली रैली में ममता बनर्जी भी पहुंचेंगी। तो क्या हम ये कहें कि तीसरे मोर्चे के समर्थन में है ममता बनर्जी और वो भी उनका एक हिस्सा रह सकती है? जो डेट आपने बताया सितंबर, मुझे नहीं लगता कि इसमें ममता बनर्जी शामिल हो पाएगी, क्योंकि हमारी यहाँ पर असेंबली इलेक्शन है भवानीपुर में, और यहाँ पर जो कांग्रेस की व्यवस्था बैठे हैं शायद उनको भी पता है कि कांग्रेस ने भवानीपुर में कोई अपने उम्मीदवार को नहीं खड़ा किया है। ठीक है, कांग्रेस हाईकमांड ने ये क्लियर किया कि ममता बनर्जी कंटेस्ट कर रहे हैं भवानीपुर से, और वहाँ पर कांग्रेस से कोई उम्मीदवार नहीं हो रहा है इस असेंबली इलेक्शन। मैं इतना ही कहूंगा, समझदार की इशारा ही काफी है जी, यही क्लियर है। ठीक है, अजय उपाध्याय जी, सवाल इस बात को लेकर है, क्या कांग्रेस के बिना तीसरे मोर्चे की मजबूती को लेकर आगे बढ़ा जा सकता है? क्या कांग्रेस के बिना तीसरा मोर्चा मजबूत हो सकता है क्या? देखिए, पहली बात है कि देश की जो राजनीतिक ध्रुवीकरण की लगभग जो गठबंधन की राजनीति की शुरुआत 90s के दशक में हुई, तब से लेकर के आज तक हम लोग देख रहे हैं कि दो ध्रुव है कहीं न कहीं। एक एनडीए का ध्रुव है, दूसरा यूपीए का ध्रुव है। आज भी यूपीए में पुराने बहुत सारे दल जो भी हैं लगभग सभी इंटेक्ट हैं। हमारे यहाँ से शायद ही किसी ने अभी उस गठबंधन से अपने को दूरी बनाया, जबकि भाजपा के तरफ से बहुत सारे लोगों ने जरूर दूरी बनाई है। हाँ, कुछ क्षेत्रीय छत्रपों की अपनी राजनीतिक मजबूरियां और परिस्थितियां हैं, लेकिन मुझे लगता है कि थर्ड फ्रंट, अभी आपके एक पैनलिस्ट ने बात को रखी थी, मैं फुल क्लियर नहीं पा रहा हूँ आवाज के कारण, लेकिन ये राजनीतिक जो संस्कृति अभी पिछले 15-20 वर्षों में इस देश में पनपी है, उसमें मुझे नहीं लगता है कि तीसरा मोर्चा को भी वैसा स्पेस क्रिएट कर पाएगा जो 1989 के आसपास में वो डेवलप हुई थी। और
सामो बामो, जिसमें भाजपा भी साथ में होती थी, कम्युनिस्ट भी साथ में होते थे और बाकी पार्टियां मिलकर के कांग्रेस के अगेंस्ट खड़ी होती थी। अब जो है मुद्दों की राजनीति जो है एक नए डायरेक्शन में आई है और निश्चित तौर पे धर्मनिरपेक्षता का जो मुद्दा है, बेरोजगारी महंगाई का मुद्दा है, उनमें कहीं न कहीं भाजपा को घेरने के लिए जितनी दल के लोग हैं तो एक यूपीए के प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी है। और दो एक दल ऐसे जरूर होंगे क्षत्रिय जो चाहेंगे अलग अपनी वजूद लेकर के एक नई राजनीतिक संस्कृति पैदा करना, लेकिन उस समय एक सोशलिस्ट पॉलिटिक्स थी। आज वो सोशलिस्ट पॉलिटिक्स भी जो है न्यू लिबरल इकोनॉमी के तकाजे में आप देखेंगे तो बदल गई है। तो वो जो काडर जो थे उसके काडर भी कहीं न कहीं विलुप्त प्राय हो गए हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि ठीक है अजीत जी, बने रहिए हमारे साथ। विजय खेरा जी, सवाल इस बात को लेकर है सर, क्या वजह है कि मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए तमाम पार्टियों को एक साथ आना पड़ रहा है, एकजुट होना पड़ रहा है? इसकी कवायद अब शुरू हो गई है और 25 सितंबर को कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि इसका ऐलान भी हो सकता है। बनाए, संयुक्त मोर्चा बना लें, पूरी सारी पार्टियां मिलके, कुछ होने जाने वाला है नहीं। क्योंकि इतने सालों में इन पार्टियों की पोल खुल चुकी है। इन पर क्षेत्रीय पार्टियों की वजह से, लोकल इश्यूज की वजह से भले ये ओवर कॉन्फिडेंस है क्या सर? बहुत कॉन्फिडेंस है, ये ओवर नहीं है, काम है, काम और विकास है, सत्य है। जनता से जुड़ रहे हैं, जनता को लाभ मिल रहे हैं, बिचौलिया खत्म हो रहे हैं। शुरू से अखीर तक जो पहले पैसा जाता था मनरेगा में वो अरबों रुपया बच गया है जो बिचौलिया खाते थे। अभी कृषि बिल और लग जाएगा, सारा गरीब किसान पूरा का पूरा टूट पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए। करना, सीधा पैसा पहुंचाना, सीधा विकास करना, ये आखिरी आदमी पहुंचने का जो सपना गांधी जी का था वो पूरा हो रहा है। इसलिए क्या होता है, ये तो सब पड़ा तड़प के कुर्सी के लिए इकट्ठे होंगे, उससे कोई हमें खतरा नहीं, ना हमें जरूरत है, ना मुझसे परेशान है। बल्कि अच्छा है ये लोग थोड़ा इकट्ठे हो जाए तो थोड़ा थोड़ी बहुत जान रहे तो लोकतंत्र तो रहे। हम नहीं चाहते कि लोकतंत्र मरे। जिस तरह ये लोग कर रहे हैं उससे तो लोकतंत्र को मार डालेंगे, क्योंकि धीरे धीरे खत्म होते चले जा रहे हैं, जनता से दूर होते जा रहे हैं। उसी के चक्कर में काम को इनको करना नहीं। हर वक्त इनका निर्णय सिर्फ कुर्सी से जुड़ा हुआ होता है, चाहे राष्ट्र बाढ़ में जाए, चाहे कश्मीर बाढ़ में जाए, बाढ़ में जाए, कुर्सी एक मोदी खाली। ठीक है, ठीक है सर, इस पर रिएक्शन लेंगे। तमाम और पार्टियों के नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए, खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हैं और आज हम बात दरअसल कर रहे हैं तीसरे मोर्चे की। मोदी के खिलाफ जो तीसरे मोर्चा मजबूत करने की कोशिश की जा रही है उसकी हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मेरा अजय जी आपसे है। पहली बात तो ये कि विजय खेरा जी को आपने सुना होगा, उनका कहना है कि जितने भी मोर्चे बना ले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है सरकार पर। मोदी की जो लोकप्रियता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो बहुत ज्यादा है और उसको कोई नकार नहीं सकता है। तीसरे मोर्चे का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि 25 सितंबर को जो रैली होगी उसमें क्या कांग्रेस की तरफ से कोई जा रहा है, क्या बुलाया गया, आपको आमंत्रण मिला है? दो प्रश्न है। पहले प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहूंगा। सारस्वत साहब ठीक है, क्योंकि भाजपा के प्रवक्ता है तो उनका आत्मविश्वास, उनका बोलना उचित है, लेकिन सच्चाई ये है कि पूरे देश में जो मुद्दे जनता के मुद्दे थे, जनहित के मुद्दे थे, भाजपा ने जो पिछले 2 चुनाव में जो वादा किए थे, अब लोगों का वो भंग हो चुका है। और अति आत्मविश्वास में, या मैं कहता हूँ कि अहंकार में जो भी बातें भाजपा के लोग और भाजपा के मंत्री संतरी, नेता प्रणेता अभिनेता कर ले, लेकिन सच्चाई वो भी समझते हैं दिल पर हाथ रख करके कि जनता के हित में कोई काम नहीं हुआ। सर ये अहंकार तो आपको छोड़ देना चाहिए, ऐसा शरद पवार कह रहे हैं कि अहंकार जो कांग्रेस का है वो उसको कहीं ना कहीं खत्म करना चाहिए। एक वक्त ऐसा था जब तमाम और राज्यों में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, लेकिन अब जो वक्त है वो बिल्कुल पलट गया है। लिहाजा जो अहंकार है कांग्रेस को वो अपना कम कर देना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि इस वक्त उनको किस तरह से आगे बढ़ना है। और नेहा जी, मुझे लगता है कि ये प्रश्न विपक्ष से करने के बजाय पक्ष से ही किया जाना चाहिए। पूरा देश देख रहा है कि विपक्ष, सर ये हम थोड़ी कह रहे हैं, ये तो शरद पवार कह रहे हैं कि कांग्रेस में अहंकार है, हम थोड़ी कह रहे हैं। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, क्या इस बात को आज शरद पवार ने नहीं कहा? उनके प्रश्न का जवाब मैं जरूर देना चाहूंगा। जहां तक बात कांग्रेस के अहंकार का है, कांग्रेस ने आदिवासियों की आवाज के लिए, गरीबों की आवाज के लिए, किसानों के मुद्दों को के साथ खड़े होने का जरूर
प्रयास किया है, और यदि इसको अहंकार वो मानते हैं तो एकदम मानना चाहिए उनको। नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रही है, उसके लिए हम आवाज उठाएं और इसको अहंकार माने तो मानना चाहिए। भाजपा ने जो झूठे वादे किए और प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ रोजगार के बात करके और लोगों का रोजगार उल्टा 2 करोड़ घटा दिया प्रति साल, यदि उस पर हम आवाज उठाने की बात करते हैं और अहंकार मानते हैं तो उनको जरूर मानना चाहिए। ठीक है ब्रिजमोहन जी अपनी भी बात रख दीजिए। आज शरद पवार ने अगर कहा कि अहंकार कांग्रेस को छोड़ना चाहिए, क्योंकि एक वक्त था जब तमाम और राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, आज ऐसा नहीं है। जब तीसरा मोर्चा बना था तो कांग्रेस के विपक्ष में बना था, उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए बना था। आज वो स्थिति नहीं है कांग्रेस की कि हर राज्य में कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस को उस अहंकार से बाहर निकलने की जरूरत है। इस पर क्या वाकई आपको लगता है कि कांग्रेस अभी अहंकार में डूबी हुई है, और क्या वजह इसके पीछे है ब्रिजमोहन जी? देखिए, पवार साहब ने अहंकार शब्द का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया। उन्होंने ये कहा है कि जो कांग्रेस के जमींदार हैं, जमींदारों से उनका तात्पर्य था जो छत्रप है, जो राज्यों के छत्रप है, जो जिलों के छत्रप है, उनके बारे में उन्होंने कहा है कि ये लोग आज भी इसी बात को ध्यान में रख के चलते हैं कि जो कांग्रेस की स्थिति आज से पहले थी। अगर सच्चाई को, हकीकत को अगर आज कांग्रेस नहीं देखेगी तो सही फैसला नहीं हो पाएगा। तो सर इसका क्या मायने निकाले, इसके क्या मायने निकाले सर, इसको भी स्पष्ट कर दीजिए ना। मैं वही आपको बता रहा हूँ। हाँ, मैं वही आपको स्पष्ट कर रहा हूँ। इसके पीछे खास कारण ये है कि शरद पवार जी इस बात को जानते हैं कि आज भारत की जो स्थिति है इसमें आम मतदाता, आम नागरिक परेशान है, क्योंकि एक तो बेरोजगारी बहुत बड़ी है, गरीब और अमीर का अंतर बहुत तेजी से बढ़ा है, तो हिंदुस्तान में भाईचारा और स्वास्थ्यता के वातावरण को आघात पहुंचा है, और बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ी है, महंगाई बहुत ज्यादा है, और जो मूलभूत मुद्दे हैं उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी संवेदनहीनता का प्रदर्शन कर रही है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए पवार साहब इस बात को जानते हैं कि अगर पूरे विपक्ष को यदि हमने एकत्रित नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी का ये जो सुशासन है ये और भी लंबे समय तक चल सकता है। उस सुशासन को समाप्त करने के लिए कांग्रेस एक प्रमुख दल है, क्योंकि कांग्रेस को पिछले 2019 के चुनाव में कांग्रेस को कुल मिलाकर 12 करोड़ वोट मिले। तो आज जहां जिस पार्टी को इतने ज्यादा वोट मिले हो उसको इग्नोर करके, उसको नजरअंदाज कर कोई भी राजनीतिक निर्णय नहीं लिया जा सकता। तो पवार साहब ने उस बात की तरफ इंगित किया है कि आज भी ये मौका है कि यदि कांग्रेस के जो छत्रप है, कांग्रेस के जो जमींदार हैं, उन लोगों को आज की संवेदन और वास्तविकता के साथ फैसला करना चाहिए। तो कांग्रेस पहले से कश्मीर तक थी, आज उसकी स्थिति वो नहीं है, सब लोग जानते हैं इस बात। ठीक है, अजय उपाध्याय जी इस पे रिएक्शन दे दीजिए अपना। जमींदारों को बताया जा रहा है कि आखिर किस तरह से खेती करनी है सर, कैसे देखते हैं इसे? मैं आऊंगी सर आपके पास, ब्रिजमोहन जी आऊंगी मैं। देखिए सर, मैं आऊंगी। शरद पवार जी एक वरिष्ठ नेता है, और मैं तो कहता हूँ वरिष्ठतम भारत के राजनीतिज्ञ हैं आज के डेट में, और उनकी बातों पर मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी न करते हुए ये बात जरूर कहूंगा कि कांग्रेस के अंदर यदि कोई बात है तो उसको हम लोग आत्ममंथन जरूर करते हैं। शरद पवार जी ऑलरेडी 10 साल यूपीए 2 और यूपीए 1 में वो खुद ही मंत्री थे, उन्हें ज्यादा इसकी इस विषय पर कांग्रेस मंथन करेगी या नहीं करेगी सर, जो शरद पवार ने सुझाव दिया या फिर आप पर टिप्पणी की? देखिए, हमारी पार्टी कोई अहंकारी पार्टी नहीं है। हमारे यदि कोई साथी, अंदर के साथी कोई सुझाव देते हैं तो उसका हम लोग जरूर स्वागत करते हैं। और शरद पवार जी एक वरिष्ठ नेता है, उन्होंने यदि कोई सुझाव दिया है, उनके अपने कुछ राजनीतिक सोच है तो उनके उसको तो मैं नहीं बदल पाऊंगा, लेकिन जरूर हमारी पार्टी जो है अपने स्तर पर जो चीजें हमारे अंदर कमी होती है समय समय पर हम लोग का आकलन भी करते हैं, आत्मावलोचन भी करते हैं, चर्चा भी करते हैं। एक बात जरूर उन्होंने बात कही है कि तीसरे मोर्चे की बात अभी चूंकि आप चर्चा में भी ला रही है, तीसरे मोर्चे की राजनीति 10 सेकंड से दे दीजिए। तीसरे मोर्चे की जो राजनीति की बात हो रही है, अब मुझे नहीं लगता है, अभी परिस्थितियां है, रियल बात है, भाजपा के जो कुशासन है उससे लोगों को कैसे निजात मिले, और उसके लिए एक ग्रांड अलायंस जरूर बनाया जा सकता है। और अब गठबंधन की राजनीति है, अलग मोर्चे आप जितने बना लें, लेकिन उस मोर्चे का कोई अस्तित्व इस देश में अब नहीं रहेगा। हम सबको मिल करके प्लेटफॉर्म पर आ करके और अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स, वैकल्पिक
राजनीति जनता को देनी होगी। और बात आज तीसरे मोर्चे की हो रही है, क्या तीसरा मोर्चा बनना संभव है? अगर हाँ तो आखिर कैसा होगा, कैसी रूपरेखा होगी इसकी तीसरे मोर्चे की? खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है अजय उपाध्याय जी। मैं आपके पास आऊं लेकिन उससे पहले सौमित्र घोष जी, सवाल ये है कि 25 सितंबर को जो रैली होने वाली है, अगर आप ये कहते हैं कि ममता बनर्जी उसमें शामिल नहीं होंगी, क्या हम ये आपका औपचारिक बयान समझे? नहीं, देखिए पहली बात ये है कि मैं बहुत समय से सुन रहा था ये जो बहस चल रहा था, तो मैं बहुत कुछ सुना पिछले 10-15 मिनट में। तो मैं जब बताऊंगा, मैं बात करूंगा, मैं सभी से मैं ये विनती करूंगा कि इंटरप्ट ना करें। पहले बात तो आपने कहा है कि विजय रथ, जो भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ, मोदी का विजय रथ, जो यहाँ का बीजेपी का प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं, वो कहते हैं और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि बीजेपी का या मोदी का विजय रथ कभी हरा नहीं सकता। 2019 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ है, उसके बाद मैं आपको स्टैटिस्टिकली कह सकता हूँ, हर इलेक्शन में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को फेस करके ही लड़े थे। हर असेंबली इलेक्शन में उनका फेस था नरेंद्र मोदी। जब असेंबली इलेक्शन हो रहा था तब भी हमने उसको सवाल किया था, बीजेपी को प्रवक्ता को और बीजेपी के लीडर्स को, कि हु इज योर फेस? उन लोगों ने कहा कि मोदी जी का जो फेस है उनसे ही हम जीतेंगे, वही हमारा फेस है। हम देख सकते हैं कि दिल्ली में हाइप इलेक्शन हुआ था, बहुत ही हाइप इलेक्शन हुआ था, उसमें बीजेपी अपने सरकार की बीजेपी सरकार नहीं बना पाया। महाराष्ट्र में वहां पर भी सरकार नहीं बना पाया, झारखंड में वहां पर भी बीजेपी अपना सरकार नहीं बना पाया, और बंगाल में, मैं बंगाल की पॉलिटिक्स में आना चाहता हूँ इसीलिए क्योंकि बंगाल जो इलेक्शन हुआ था उसमें 20 से ज्यादा रैली सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद किया था, और 40 से ज्यादा रैली और मीटिंग ट्वीट शो अमित शाह जी ने किया था, जेपी नड्डा जी ने किया था। उसके बावजूद भी बीजेपी ने डबल डिजिट तक क्रॉस नहीं कर पाया। सर वो तो सभी ने देख लिया ना सर, क्या ये बताने की जरूरत है क्या सौमित्र जी? ये बताने की जरूरत है? मेरा तो सीधा सा आपसे सवाल था, क्या अगर 25 तारीख को ममता बनर्जी वहां पर नहीं जाएंगी रैली में, तो क्या मैं ये आपका औपचारिक बयान समझूं? पॉइंट ये है कि जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि बीजेपी का विजय रथ, मोदी जी का विजय रथ, ये प्रूव हो गया है। सबसे पहली बात ये है कि ये प्रूव हो गया है। सर प्रूव करके दिखाइए ना सर, अगले इलेक्शन में प्रूफ करके दिखाइए, और उसके लिए आपकी क्या रोड मैप है, वही मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ। 25 तारीख को ममता बनर्जी जाएंगी नहीं जाएंगी, ये क्लियर कर दीजिए। 25 तारीख को ममता बनर्जी जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये दूसरी सवाल है। मैं और एक पॉइंट में आना चाहता हूँ जो मैं सर, मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रही हूँ, आप बोल रहे नहीं, ये इसका तो जवाब मैं नहीं दूंगा, मैं तो दूसरे का जवाब दूंगा। मैं जो बोलना चाहता हूँ मैं वो बोलूंगा, ऐसे थोड़ी ना असर होता है। बिल्कुल जवाब दूंगा, लेकिन कुछ समय पहले आपने पूछा हु विल बी द फेस, अपनी पूछा था, यहाँ पर जो कांग्रेस का प्रवक्ता है उनसे पूछा था, एनसीपी का प्रवक्ता है उनसे पूछा था। सर जो मैं आपसे सवाल पूछूं उसका जवाब नहीं दे रहे, ये भी मैं आपसे पूछ लूंगी, जिसका जवाब आप देना चाहते हैं उसका दे दीजिएगा, लेकिन अभी जो मैंने आपसे सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। नहीं, अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मुझे भी जवाब देने की मौका देना चाहिए। सर मैं सवाल तो पूछ लूँ आपसे, जो सवाल मैं पूछ लूँ उसका जवाब दीजिए ना। 25 तारीख को ममता बनर्जी जींद में जाएंगी या नहीं जाएंगी? अभी तक ये कोई फैसला नहीं है। मैंने पहले ही कह दिया कि 30 तारीख को यहाँ पर असेंबली इलेक्शन है, और वहाँ पर ममता बनर्जी ने खुद इस असेंबली इलेक्शन में एज ए उम्मीदवार खड़े हैं, ये क्लियर कर दिया। और वहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कोई उम्मीदवार को वहाँ पर उनकी अगेंस्ट में खड़ा भी नहीं किया। ठीक है, अब जिसका जवाब अभी हम ये समझ ले कि अभी तक उनका फाइनल नहीं है जाना, ठीक है। अभी आप फेस की बात कर रहे थे सर, तीसरे मोर्चे में अगर टीएमसी शामिल होती है, तीसरा मोर्चा बनाया जाता है, कौन फेस होगा बता दीजिए। एग्जैक्टली, दैट इज द पॉइंट। देखिए आप ये सबसे कह रहे कि कौन फेस होगा, क्या यहाँ पर तीसरे मोर्चा बनेगा, दूसरा मोर्चा बनेगा, यहाँ पर तीसरे मोर्चे की कोई बात अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है। ममता बनर्जी ने तो ये जो रैलियां हो रही है सर, ये जो रैली 25 तारीख को रखी गई है, ये जो रैली 25 कैसे छोड़ दे सर? 3 साल बाकी है। नहीं तो कैसे छोड़ दे? पॉलिटिक्स में मैं बोलूं इस पे कुछ? बिल्कुल ब्रजमोहन जी, एक मिनट। पॉलिटिक्स में हर दिन बदलता है, पॉलिटिक्स में हर दिन कुछ न कुछ बदलता है। 3 साल बाकी सर विचारधारा भी बदल जाती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, विचारधारा बदलने की कोई बात नहीं तो है। जो आज फैसला लिया है तो क्या जनता आप लोगों पर विश्वास ना करे, ये सोच ले कि अगर आज जो वादे कर रहे हो वो कल बदल जाएंगे क्या? पार्टी को, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, हर एक सेंट्रल एजेंसी को यूज करके ये जो तनाशाही चल रहा है, आपने देखा है
कि हमारा पार्टी का ऑल इंडिया सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी को पिछले हफ्ते 9 घंटे तक ईडी ने इंट्रोगेट किया दिल्ली में जाकर, और उसने इंट्रोगेट किया, उसने उनका एफआईआर भी दिया, और वहां से निकलते हुए अभिषेक बनर्जी ने ये क्लियर कर दिया, तुम्हारा जो करना है उखाड़ लो, हम बीजेपी के खिलाफ इस जंग पे ठीक है। बृजमोहन जी जल्दी से बात रखिए। देखिए, मैं इसमें एक ही बात कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी से यदि राजनीतिक लड़ाई लड़नी है तो वो बगैर आदरणीय ममता बनर्जी के हो नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने अभी हाल के चुनाव में इस बात को सिद्ध कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को हराकर उन्होंने एक संदेश दिया पूरे देश में। और आज आदरणीय ममता बनर्जी के मामले में वो हर व्यक्ति सोचता है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। तो मैं नहीं सोचता कि कोई भी राजनीतिक दल, जो भी गठबंधन आने वाले दिनों में बनेगा, वो आदरणीय ममता बनर्जी के बगैर बनेगा। ठीक है, चाहे वो बिना कांग्रेस के बन सकता है क्या? ना हो, बिना कांग्रेस के बन सकता है क्या? बगैर कांग्रेस के भी नहीं बन सकता। नेहा जी, देखिए कि कांग्रेस को पिछले 2019 के चुनाव में 12 करोड़ वोट मिले हैं भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले। तो कोई भी, अगर कोई भी ताकत इकट्ठी होना है, अगर कोई भी राजनीति, तो यही पूछ लेते हैं ना सर, यही पूछ लेते हैं कि चेहरा कौन होगा, शरद पवार होगा, ममता बनर्जी होगी, या फिर राहुल गांधी होगा? अब चूंकि आपने चेहरे की बात की, देखिए कि चेहरा सामूहिक नेतृत्व होगा। आप अभी जब जनता पार्टी का गठन हुआ था 1977 में, उस समय कोई चेहरा नहीं था। सर क्या आप एक पार्टी बना रहे हैं? सर आप क्या एक पार्टी बना रहे हैं? पार्टी नहीं बन रही, ये एक गठबंधन हो रहा है। पार्टी का तो उदाहरण बनता नहीं है ना बृजमोहन जी, पार्टी का उदाहरण नहीं बनता है ना सर। अगर आप एक पार्टी नहीं बना रहे तो पार्टी का उदाहरण नहीं बनता है। अगर आप अलायंस के साथ लड़ेंगे या फिर गठजोड़ के साथ तीसरा मोर्चा बनाएंगे सर, तो उसमें एक चेहरा तो आप सामने रखेंगे ना। एक चेहरे की जरूरत नहीं है, सामूहिक नेतृत्व होगा। क्यों इसमें ममता बनर्जी का चेहरा हो सकता है, ममता बनर्जी का चेहरा हो सकता है, इसमें क्या शिकायत है किसी जी? किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आज मूल मुद्दा यह है कि भारतीय जनता पार्टी को, हम लोगों को किसी भी ढंग से उसको कुशासन करने के लिए अगला मौका नहीं देना है। यह मुद्दा आज सारे राजनीतिक दलों के सामने, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से असहमत है, उनके सामने ये सब। ठीक है, डॉक्टर विजय खैरा बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। डॉक्टर विजय खैरा जी बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, हमको पीछे पता नहीं है इनसे पहले कौन प्रवक्ता बोल रहे थे, कहाँ के हैं, इनसे पहले अभी जो बोल रहे थे तो पता है? सौमित्र घोष जी हैं, टीएमसी के नेता हैं। हाँ, टीएमसी, बस ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ, अभी ये कह रहे थे कि महाराष्ट्र में सरकार नहीं बनाना, तो हमने नहीं बनाई, जीते तो हम सबसे ज्यादा। हमने नंबर 2 बनना पसंद नहीं किया, इसमें किसी का क्या है? बना चाहते तो हम बनाए रखते उनके साथ मिलके। अब क्या कह रही है? दूसरी बात, झारखंड में की बात की, सुन लीजिए, झारखंड की बात किया, अब सुन लीजिए। हेलो, आवाज है मेरी? जी जी, आपकी आवाज मिल पा रही है खैरा जी, मिल रही है आपकी। अब दूसरा बात, बार बार बंगाल की बात करते हैं। अगर हम गए थे बार बार वहाँ वोट मांगने के लिए, तो 2 सीट से हम 85 सीट पे गए, 38 गुना बढ़ गए। किस दुनिया में जी रहे हैं आप? अमित भले सरकार नहीं बनी हमारी, अरे हम अमित भले सरकार नहीं बनी, अरे झूठ है क्या? बार यहाँ पर आए थे, ये बताओ क्या ये झूठ है कि कभी नहीं कहा था कि मैं मतलब 377 करने के लिए यहाँ पर आ रहा हूँ। टॉपिक से मत भागो, एक जवाब दीजिए, आपकी बार 2 लाएंगे, जीते। ये बात और है, ये बात और है। देख लीजिए, आपने बोल दिया ना, 10 मिनट बोल चुके हैं, अब आप सुनिए। ऐसा नहीं कहा था, ये ममता बनर्जी का स्टेट नहीं है, ये का स्टूडियो है। ममता बनर्जी का स्टेट नहीं है जहाँ दादागिरी चलेगी। आप सुनिए, डेमोक्रेसी की बात, 5 मिनट, डेमोक्रेसी की बात सुनिएगा। आप ये सब यहाँ नहीं चलेगा, जोर से बोले चले जा रहे हैं। हरियाणा में क्या हो रहा है? आप भाजपा की आप पहले बताइए। अरे 2 मिनट सुनो, आप पहले डिबेट का सुन लेते। सौमित्र जी सुन लेते हैं, सौमित्र घोष जी सुन लेते हैं, खैरा जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आपको मौका देता हूं। मैं ये कह रहा हूँ, हम 2 से 85 सीटों पर गए थे, हमें मिठाई बांटनी चाहिए थी, लेकिन जिस दादागिरी से तुमने लोगों को मारा, जब इतनी ही सीटों पर संतुष्ट करना था तो 200 प्लस का नारा क्यों देते हैं सर? 250 प्लस का नारा क्यों देते हैं सर? हमारे वर्कर्स को पीटा, हमने अपने घरों से बुला के मारा, इसलिए हम उस दुख में बैठे थे। वरना हमारी सरकार भले न बनी हो, हमने सीटें 85 जीती है 2 से उठ के, ये भूल जाइए आप। तीसरी बात, अभी आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी का नाम ले रहे हैं, सुनते क्यों नहीं आप? अब प्रॉब्लम है, हमें बीमारी है, कोई बीमारी है क्या आपको?
दिमाग का बीमारी है। तो लोग भी तो सुन रहे ना, पार्टी का प्रवक्ता है यहाँ पर, आप सुनिए, बाद में बोलना। ठीक है, ठीक है, बात बोलिएगा। ठीक है, ठीक है सर, आप बोल लीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए। आपको पहले समझ लेना चाहिए कि चलिए, इन लोगों को 2 बार बुलवाने के बाद मेरा नंबर आया है। ठीक है सर, आपको पूरा मौका दिया मैंने, साहब आपको पूरा मौका दिया मैंने बोलने का। आप अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, मैं सभी को मौका दे रही हूँ सर, सभी को मौका दे रही हूँ, सभी को मौका मिलेगा बोलने का। लेकिन बड़ा और अहम सवाल ये है, खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी सर, क्या ये समझा जाए कि सभी पार्टियों का एकजुट होना, सभी पार्टियों का एक मंच पर आना, सभी पार्टियों का मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाना, क्या इतना विपक्ष कमजोर हो गया है, डर गया है क्या? देखिए, विपक्ष न तो कमजोर हुआ है न डरा है, लेकिन जब भी जनता की मुद्दों की बात आती है और निश्चित तौर पे कोई भी एक पार्टी सत्ता में होती है जो विरोध में होते हैं, विरोधी पक्ष का काम है कि सरकार अभी नहीं उठा पा रही क्या सर? जनता से जुड़े हुए मुद्दों को विपक्ष पार्टियां नहीं उठा पा रही है? लगातार उठा रही है। फिर आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि एकजुटता के साथ आगे आना चाहिए? नहीं, देखिए, अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्रीय स्तर पर पार्टियों का एक अपना वजूद है, और ये जो आज भी जो आप कह रही है भाजपा ठीक है कि इस बार उनको पूर्ण बहुमत जरूर उनको स्वतंत्र होकर मिला है, लेकिन वर्षों तक भाजपा खुद भी यही रणनीति के तहत रही है। उन्हें भी क्यों एनडीए आज भी सरकार एनडीए की है, क्यों एनडीए की है? कई राजनीतिक दल एक साथ वहां भी मिले हुए हैं, 26-27 संगठन राजनीतिक दलों का वो गठबंधन है। तो अब तो एक नेचुरल है, गठबंधन की राजनीति है, 2 दलों का 2 ध्रुव का राजनीति है पूरे देश में। ये कई वर्षों से चल रहा है, पिछले 20 वर्षों से। एक यदि सत्ता में है तो विपक्ष का तो क्या मैं ये मानूं कि ये जो तमाम और गठबंधन होने की बात सामने आ रही है, तमाम और पार्टियों के साथ आने की बात की जा रही है, तो वो यूपीए में आएंगी, एक यूपीए ही गठबंधन रहेगा, ये मैं मान के चलूं? नहीं, दो चीजें हैं। जैसे कि आपने अभी देखा, पीडीपी की बात आएगी या पीडीपी उसके साथ जुड़ जाएगी, या पहले मान लीजिए कि शिवसेना तो कांग्रेस की अलायंस में, महाअघाड़ी अलायंस में है। तो ये कुछ पार्टियां जो ऑलरेडी उन्हीं से बाहर होकर के आई थी, भाजपा से बाहर होकर के आई थी, और वो चाहती है, उसमें से कुछ लोग चाहते हैं कि एक अलग प्लेटफॉर्म बने, इसमें कोई दो मत नहीं है। जैसे हरियाणा की राजनीति है, बहुत जगह क्षेत्रीय पॉलिटिक्स भी ऐसी है, लेकिन इस सच्चाई को सबको स्वीकारना होगा कि फाइनली यदि आपका उद्देश्य भाजपा को हराना है, क्योंकि केंद्र में राजनीति में भाजपा है, भाजपा को वोट मिला है। सर, क्या इस उद्देश्य के लिए कि भाजपा को हराना है, कांग्रेस प्रधानमंत्री से कम में समझौता करने के लिए तैयार है? ये बता दीजिए, अगर सीटें ज्यादा भी आती है तो। नेहा जी, सच्चाई बात है कि अभी तो ये जो आपने प्रश्न किया है बहुत हाइपोथेटिकल है। 2023-24 का चुनाव है, अभी कैसे कहा जाए कि क्या कौन प्रधानमंत्री का कैंडिडेट होगा? हम तो नहीं कह रहे हैं कि हमारे पार्टी से अभी फिलहाल कोई कैंडिडेट है, और दूसरी पार्टियों की तरफ से भी कोई ऐसा प्रपोजल नहीं है। वो परिस्थितियां है। देखिए, 2004 की बात सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे दे दूं, वाजपेयी जी सबसे पावरफुल प्रधानमंत्री थे, और कोई भी पक्ष का चेहरा वैसा नहीं था। लेकिन वाजपेयी जी 2005 के 4 के लास्ट के इलेक्शन में क्या हुआ, पूरा देश देखा है। तो चेहरा महत्वपूर्ण नहीं है, मुद्दे महत्वपूर्ण है। जनता त्रस्त है, जनता परेशान है, किसान मजदूर का हालत देखी रही है, युवाओं का रोजगार नहीं है, शिक्षा और स्वास्थ्य का हाल क्या है, महामारी से लाखों लोगों की जान गई है। सबको पता है कि यहाँ विपक्ष में तो मानता हूँ जनता है अभी, और जनता जिनको आशीर्वाद देगी उसके साथ जो है लोग सरकार में आएंगे। समय का भी नेपथ्य है, बहुत समय है, अभी हम नहीं कर सकते कि। ठीक है, ब्रिजमोहन जी, चौटाला जी का कहना है कि गैर बीजेपी कांग्रेस एक गठबंधन अलग से बने, गैर बीजेपी कांग्रेस। तो क्या लगता है आपको कि ये मुमकिन है? अगर हाँ, तो क्या होगा इसका भविष्य? देखिए नेहा जी, अभी जो देश के राजनीतिक हालात हैं, इसमें गैर इस प्रकार का कोई गठबंधन बनना संभव नहीं है। यहाँ पे कोई गठबंधन हो, एक एनडीए होगा और एक एनडीए के खिलाफ गठबंधन होगा। हम उसे यूपीए भी कह सकते हैं, या उसका कोई और स्वरूप आने वाले दिनों में होगा, वो सामने आएगा। लेकिन कोई तीसरा मोर्चे की परिकल्पना या तीसरे मोर्चे के बारे में सोचना अभी राजनीतिक हालात में शायद संभव नहीं है। और इसके पहले अभी सबसे पहले चुनाव है उत्तर प्रदेश का। दिल्ली की सरकार का रास्ता उत्तर प्रदेश से गुजरता है,
अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी फिर से उसी बहुमत को लेकर आ पाती है तो निश्चित रूप से उनको आने वाले 2024 का इलेक्शन थोड़ा सहज हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में अभी भारतीय जनता पार्टी के हालात ठीक नहीं है, वहां पर वो कमजोर है। जिस प्रकार से किसान आंदोलन ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में पूरी तौर से भारतीय जनता पार्टी को एकदम से नुकसान पहुंचाया हुआ है कि भाई ये लोग नहीं कर पा रहे। ये बहुत अहम मुद्दा है। आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के भी उतने मधुर संबंध नहीं दिखते हैं जितने की होना चाहिए। ठीक है ब्रजमोहन जी, अभी इसका भी जवाब दे दीजिए। जैसा कि मैंने सौमित्र घोष जी से पूछा था, शरद पवार जी जाएंगे क्या 25 सितंबर को होने वाली रैली में? देखिए, अभी ये सारे ये जितने भी राष्ट्रीय स्तर के नेता होते हैं, इनके कार्यक्रम बनने में कुछ समय लगता है। इसकी घोषणा होगी, बता दिया जाएगा, और अगर ऐसा लगता है तो उसके बाद जरूरी है, चाहे वो आदरणीय ममता जी हो, चाहे वो आदरणीय शरद पवार साहब हो, यदि वो लोग महसूस करेंगे कि उनकी उपस्थिति इस राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने में मददगार होगी तो निश्चित रूप से जाएंगे। परहेज किस बात का है? उन लोगों का मूल मुद्दा क्या है? हमारा मूल मुद्दा ये है कि भारतीय एनडीए को किसी भी हालत में अगली सरकार नहीं बनाने देना। कि अगर कहीं पे जाना है तो हमारे किसी भी नेता को संतोष नहीं है। ठीक है सौमित्र घोष जी, सवाल इस बात को लेकर है, क्या ये विपक्ष की कमजोरी को नहीं दर्शाता है? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कई पार्टियां एक साथ मिलकर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोकना चाहती हैं, भाजपा को रोकना चाहती हैं। क्या ये विपक्ष की कमजोरी नहीं है? क्या ये कहा जाए कि विपक्ष इतना कमजोर है इस वक्त कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे नहीं उठा पा रहा, लिहाजा एकजुटता की जरूरत पड़ रही है? नहीं, तो बिल्कुल नहीं है कि हमारे देश में विपक्ष जनता से दूर है। ठीक है, बिल्कुल जनता की जो मुद्दा है, जब किसान की जो मुद्दा है, आप देख सकते हैं खासकर की जो किसान आंदोलन चल रहा है इस देश में, और लगभग 1 साल हो गया, ये आंदोलन अभी भी चल रहा है। हरियाणा में भी पिछले 4-5 दिन से फिर से आंदोलन शुरू हुआ है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम किसान के आंदोलन हो या मजदूर का आंदोलन हो या जो भी आंदोलन हो, इससे हम जुड़े हैं, और कमजोर होने की कोई बात नहीं है। अगर हर लोग हर जगह पे जो बीजेपी के अगेंस्ट है सबसे ताकतवर है, अगर वो 1:1 लड़ाई होगा, अगर आप परसेंटेज ऑफ वोट भी हम देख सकते हैं 2019 के इलेक्शन में जब हुआ था, तो विपक्ष की वोट परसेंटेज शेयर हो गया था। इसलिए बीजेपी बहुत सारे ऐसे सीट में आपको दिखा सकता हूँ, 100 से ज्यादा सीट बीजेपी इसलिए जीत गया था ताकि वहां पर जो विपक्ष का वोट शेयरिंग है वो शेयर में भाग गया था। तो बीजेपी ने वहां पर अपने इजीली उससे मैंडेट क्लियर कर दिया था। तो अगर जहां पर जो स्ट्रांग होगा, अगर बंगाल में टीएमसी स्ट्रांग है तो बंगाल में बीजेपी का मुकाबला टीएमसी करेगा। अगर ऐसे ही महाराष्ट्र में कोई सीट पे एनसीपी स्ट्रांग है, ये हमारा दीदी का फॉर्मूला है, जो दीदी ने बहुत बार ये मीडिया पे कहा है कि अगर महाराष्ट्र में कोई सीट पे एनसीपी स्ट्रांग है तो वहां पर बीजेपी का मुकाबला एनसीपी करेगा, कोई और पार्टी नहीं करेगी। जो हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, क्योंकि ये तानाशाही चल रहा है। अब पेट्रोल का भाव, डॉक्टर विजय खैरा, बीजेपी को हराना चाहते हैं, तानाशाही रवैया है बीजेपी का, इस तरह की बात कही जा रही है। और दूसरा सवाल मेरा ये कि नीतीश कुमार भी, बिहार में आप लोगों का गठबंधन है, लेकिन नीतीश कुमार भी 25 तारीख को होने वाली जींद में रैली में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, इसे कैसे देखते हैं आप? किससे प्रश्न है मैम? नेहा मैम, खैरा साहब, क्या डॉक्टर विजय खैरा जी, हमारे और उनके बीच में जो संबंध है, जो अंडरस्टैंडिंग है, साथ चलाने के लिए जो मिनिमम फार्मूला है, उसमें ये कहीं नहीं है कि वो कहीं और रैली में नहीं जा सकते या जा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, मोर्चे का जहाँ तक सवाल है, उत्तर प्रदेश इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है। सपा सत्तारूढ़ पार्टी थी और मिलके कांग्रेस उसके साथ चुनाव लड़ लिया, कांग्रेस का भी भट्टा बैठ गया, सपा का भी, सपा के साथ मिलके भी चुनाव लड़ लिया, दोनों का बच्चा बैठ गया। नहीं, आपको इससे कोई आपत्ति नहीं है कि नीतीश कुमार के साथ आप लोगों का बिहार में गठबंधन है और वो जींद में जाकर तीसरे मोर्चे के कवायद में शामिल हो रहे हैं, आप लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? ना हमको ऐतराज है, ना हमें इससे मतलब है। हमारी जहाँ उनसे अंडरस्टैंडिंग है, जहाँ हम चुनाव लड़ेंगे, जहाँ हमारा उनसे गठबंधन रहेगा, वो एक अलग चीज है। हम इससे ना उन्हें रोकेंगे, ना रोक सकते हैं, ना रोकना चाहिए। दूसरा बात, एक बात वो बता दें, अगर बार बार ये कह रहे कि ममता जी को राष्ट्रीय नेता बनना चाहिए, तो उनके प्रवक्ता को बता दें, उनको राष्ट्रीय नेता कौन बनाएगा? संयुक्त मोर्चा का अध्यक्ष कौन बनाएगा जो खुद विधानसभा का चुनाव हार गए हों?
विधानसभा चुनाव हार के अभी आई है, ज्यादा देर नहीं हुई है, अभी हारी है। अरे अब से बोलो यार, हारे हो, सफाई मत दो। अरे हारे हो, आप अच्छी तरह से हारे हो, बड़े थोड़े हो गए थे, हार के चले आए। पार्टी से क्या होता, नेता कोई नहीं हारता। आपका नेता हारा, विधानसभा का चुनाव हारा है। अब एमएलसी बनाने के लिए तड़प रहे हैं, काउंसिल तैयार कर रहे थे, नहीं हो पाई। हारे हो कि नहीं? मोदी जी चुनाव नहीं हारे कोई, समझे आप? राहुल गांधी चुनाव हारे हैं कि नहीं? शरद पवार कोई चुनाव नहीं हारे। आप इस पर आइए, नेता शरद पवार नहीं हारे चुनाव, ममता बनर्जी से बहुत बड़े नेता है शरद पवार, इसलिए आप जरा चुप बैठिएगा, ज्यादा मत बनिए कि ममता बनर्जी बन जाएंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक कौन बड़ा नेता है? डॉक्टर अजय उपाध्याय जी। ठीक है सर, ऐसे नहीं। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी क्या तीसरे ठीक है सर, कांग्रेस में ठीक है, ऐसे नहीं डॉक्टर सर, इस तरह से करेंगे मुझे आप लोगों की आवाज बंद करवानी पड़ेगी। ऐसे मत करिए प्लीज, ऐसे नहीं, ऐसे मत करिए प्लीज। खेरा साहब ऐसे नहीं, देखिए आप इतने सीनियर लीडर हैं। डॉक्टर खेरा जी, डॉक्टर विजय खेरा जी, आप बहुत सीनियर लीडर है सर। मैं आपसे उम्मीद नहीं करती हूँ कि आप इस तरह से बर्ताव करें सर। हम जब बोले तो क्यों बोलते हैं? नहीं, इस तरह से नहीं, सौमित्र घोष जी, नहीं इस तरह से मत करिए, ऐसे नहीं करिए। हारी है ना, मुख्यमंत्री थी, पुलिस उनकी थी, दादागिरी उनकी थी, गुंडे उनके थे, बदमाश उनके थे, माफिया उनका था, फिर भी हार गई। आपकी पॉलिटिक्स, बिहार का पॉलिटिक्स, ठीक है, कुछ पता नहीं है। ठीक है। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, क्या एकजुटता के साथ लड़ने पर क्या वोटों के बिखराव को रोका जा सकेगा? ठीक है सर, इस तरह से नहीं। अब अजय जी की बारी है, मुझे मजबूरन आप दोनों की आवाज को बंद करवाना पड़ेगा सर, ऐसे मत करिए। हाँ नेहा जी, सबसे जो बिगड़ प्रश्न है पॉलिटिकल डायनेमिक्स जो चेंज होने की यदि बात है, तो हमें ये देखना है कि जो लोग एक थर्ड फ्रंट बनाने की बात कर रहे हैं, उनकी क्रेडेंशियबिलिटी क्या है, उनकी क्रेडेंशियल क्या है, लेजिटिमेसी समाज में राजनीतिक उस पार्टी की क्या है, पहली बात। दूसरी बात, तो किस पार्टी के वोट को काटेंगे या किसके साथ उनका अलायंस पहले से रहा है। नीतीश कुमार जी यदि आते हैं उस अलायंस में, और तो ऑब्वियस है कि बिहार में किसके साथ सरकार में है, टीडीपी यदि आती है तो वर्षों तक किसके साथ उनके रिलेशन रहे हैं। और भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टियां हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा में भी देखें तो हरियाणा की भी जो पार्टी चौटाला साहब की है, उनकी भी, उनके दुष्यंत चौटाला कहाँ पे है। तो कहीं ना कहीं ये सारे वो दल है जो यदि अलग होते हैं तो भाजपा का समीकरण बिगड़ेगा, न कि कांग्रेस अलायंस जो हमारा यूपी है उसका बिगड़ेगा। तो यदि कोई ऐसा थर्ड फ्रंट का, जो हमें अभी नहीं लगता, लेकिन ऐसा कुछ होता भी है तो उससे हानि अंततः भाजपा को होगी और उनके जो अलायंस है वो कमजोर होंगे। वोटर वही है, कॉमन वोटर है, एक दूसरे को वोट काटने वाले। आपको इसमें से बताइए पूरे अलायंस में जो रैली की संभावना। लेकिन इस बात में तो कोई दो राय नहीं है ना सर कि एक नेता का चुनाव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सभी अपने अपने क्षेत्र में क्षेत्र में सब बेस्ट है। हाँ नेहा जी, लेकिन ये भारतीय राजनीति की एक अपने आप में शानदार उपलब्धि में प्रजातंत्र की मानता हूँ कि कई ऐसे मौके आए हैं, 89 में आए, 77 में आए, उससे पहले भी थे। सफलता कहाँ मिली बृजमोहन जी, सफलता कहाँ मिली? लेकिन एक नेता का चुनाव करना जाहिर तौर पे मुश्किल होगा बृजमोहन जी। नेहा जी, लोकतंत्र में जब फैसला होता है नेता का तो इस बात पे होगा कि जो गठबंधन है उस गठबंधन में किस दल के सबसे ज्यादा सांसद चुनाव जीत कर आए। ये निर्णय उस नेता के हाथ में होता है। वो ये तय करते हैं कि उनको खुद को बनना है या किसी को बनाना है। ठीक है। इस केस में क्या अजय उपाध्याय जी से ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल था कि क्या इस केस में अगर ऐसा होता है तो क्या कांग्रेस पीएम पद का त्याग करने के लिए तैयार रहेगी? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।